हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। आज से हम क्लास 9th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव जो है वो अपलोड कर दिया गया है। यहाँ हम वही सब्जेक्टिव से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो अपलोड कर दिया गया है वो फ्रांसीसी क्रांति का सब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के यहाँ ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लुइस सोलमा कलर चेंज कर लेते हैं। लुइस सोलमा जो फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ था? लुइस सोलमा फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ था? 1772 में, 1773 में, 1774 में, 1780 में। जो आदमी वहाँ सब्जेक्टिव देखे होंगे वो जरूर इसका आंसर टिक करेंगे। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1774 में। तो लुइस सोलमा जो था बुर्बो राजवंश का मतलब शासक था और फ्रांस की गद्दी पर 1774 में आसीन हुआ था। उस समय इसकी उम्र कितना वर्ष था? लुइस सोलमा जिस समय गद्दी पे बैठा था उस समय इसका उम्र कितना था? तो 20 साल मतलब इसका उम्र था लुइस सोलमा का। उसका विवाह, लुइस सोलमा का विवाह कहाँ के राजकुमारी के साथ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका विवाह कहाँ के राजकुमारी के साथ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ, मेरी एंटोनेटे के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस सोलमा की पत्नी मेरी एंटोनेटे किस देश की राजकुमारी थी? लुइस सोलमा की पत्नी मेरी एंटोनेटे किस देश की राजकुमारी थी? फ्रांस की, नीदरलैंड की, ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ थी इसकी पत्नी? इसकी पत्नी जो थी ऑस्ट्रिया की थी। लुइस सोलमा की पत्नी जो थी मेरी एंटोनेटी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। यह महारानी मारिया थेरेसा और सम्राट फ्रांसिस प्रथम की सबसे छोटी संतान थी। ये फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की आखिरी रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? 3 स्टेट, 2 स्टेट, 4 स्टेट में या 5 स्टेट में? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? फ्रांसीसी समाज जो था 3 स्टेट में बटा हुआ था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो था 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट जो पादरिक था, प्रथम स्टेट जो है पादरिक था। द्वितीय स्टेट जो है कुलीनबर्ग का है। तृतीय स्टेट जो है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर और छोटे किसान और भूमिगिरी, मजदूर और नौकर, ये सभी जो था तृतीय स्टेट में आता था। द्वितीय स्टेट में कौन? कुलीनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट के लोग कर अदा करते थे? प्रथम स्टेट के लोग कर अदा करते थे, द्वितीय स्टेट के लोग या तृतीय स्टेट के लोग या लोग में से सभी? आंसर बताइएगा। इसका सब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है। सब्जेक्टिव आप लोग जरूर देखें। कौन सा स्टेट कर अदा करते थे? तो तृतीय स्टेट जो थे कर अदा करते थे। तृतीय स्टेट जनसाधारण के लोग ही इसका कर अदा करते थे, जैसे कि किसान, छोटे किसान, मजदूर, ये सभी जो थे कर अदा करते थे।
फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। कथन ए हुआ। कथन बी, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। दिए गए कूट की सहायता से सत्य विकल्प का चयन करें। क्या आंसर होगा इसका? क्या बोल रहा है? पद कथन प्रथम में फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। सही बात है। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। ये भी सही है, यानी कि ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस की पूंजी आबादी में लगभग 90% किसान थे। जमीन के मालिक के रूप में किसानों की संख्या कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों या चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। कुलीन एवं पादरी वर्ग के कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त थे। किसान अपने स्वामी की सेवा करते थे, जिसके बदले उन्हें करों से मुक्त प्राप्त थे। सत्य कथन को चयन करें। कौन होगा इसमें? पहला क्या बोल रहा है? फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग 90% जो था किसान था। ये सही है। जमीन के मालिक के रूप में किसानों की संख्या कम थी। जमीन के मालिक के रूप में किसानों की संख्या कम थी, ये भी सही है। लगभग 60% जमीन का कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों के अधिकार था, ये भी सही है। कुलीन एवं पादरी वर्ग के कुछ विशेषाधिकार जन्मान प्राप्त थे, ये भी सही है। किसान अपने स्वामी की सेवा करते थे, जिसके बदले उन्हें करों से मुक्ति प्राप्त थी, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 जो है ये गलत है, ये नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। टाइथ शब्द से तात्पर्य है धार्मिक कर से, भूमि कर से, बेगारी कर से, कृषि से। इसका आंसर बताइएगा। टाइथ शब्द से तात्पर्य है धार्मिक कर से, भूमि कर से, बेगारी से, गिरह कर से। किससे संबंध तात्पर्य है? टाइथ कर जो है धार्मिक कर से है। और टाइल जो था, एक टाइथ था जो धार्मिक कर था, जो किसको कौन वसूलता था? तो चर्च वसूलता था। और एक टाइल था। टाइल कौन सा कर था? तो प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष कर था जो राजस्व राजा वसूलता था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। लिब्रे, एस्टेट, टाइड, टाइल। इधर हो जाएगा सीधे राज को अदा किया जाने वाला कर, चर्च द्वारा वसूले जाने वाला धार्मिक कर, फ्रांस की प्राचीन मुद्रा और क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज की श्रेणी। इसका मिलान कीजिएगा, कौन होगा? लिब्रे किसका हो जाएगा? लिब्रे जो था फ्रांस की प्राचीन मुद्रा था। एस्टेट जो था, पहले टाइड को देख लेते हैं। टाइड जो था
चर्च के द्वारा वसूले जाने वाला धार्मिक कर था। और टाइल जो था सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। और एस्टेट जो था क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज की श्रेणी थी, यानी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टाइल प्रत्यक्ष कर, टाइल यानी प्रत्यक्ष कर के अलावा नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तु पर प्रत्यक्ष कर भी लगाया जाता था। कारण देख लेते हैं। कारण आर इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। कौन सा विकल्प सत्य है? सत्य विकल्प का चयन करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो टाइल जो था प्रत्यक्ष कर था। ये नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तु पर प्रत्यक्ष कर भी लगाया जाता था। ये तो सही है। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नतः कथनों पर विचार करें। कथन ए, फ्रांस की जनसंख्या 1775 में 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गया था। और कारण परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग में बढ़ोतरी हुई। कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गया था। ये तो सही बात है। और परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग में बढ़ोतरी हुई। ये भी सही है। सी, ए और आर दोनों सत्य है। करण आर तथा ए की सही व्याख्या करती है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से पहले अकाल एवं कर बढ़ने के कारण किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। 17वीं शताब्दी में मध्य वर्ग नामक एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था। मध्य वर्ग ने फैलते समुद्र पारीय व्यापार एवं रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित किया। फ्रांस स्वतंत्रता तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक एवं जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत किया था। कौन सा औसत कथन है? औसत कथन इसमें से कौन हो जाएगा? 17वीं शताब्दी में मध्य वर्ग नामक एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ है। 17वीं न हो जाएगा, यहाँ 18वीं हो जाएगा। इसका आंसर यही सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा बी नंबर। जॉन लॉक ने अपनी किस पुस्तक में राजा की दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है? 2 Treatises of Government, Some Thoughts Concerning Education, of the Abuse of Words, Human Identity। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
जॉन लॉक अपनी पुस्तक, जॉन लॉक की पुस्तक कौन था? टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक का पुस्तक था। इस पुस्तक में जो था राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाकर जनता और उसके प्रतिनिधित्व के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, अरस्तू। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? जॉन लॉक। द स्पिरिट ऑफ लॉज जो था मोंटेस्क्यू का पुस्तक है। इसी पुस्तक में जॉन लॉक ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 12, 14, 13, 15। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? तो टोटल 13 उपनिवेश थे। जो फ्रांस ने ब्रिटेन से अमेरिका को 13 उपनिवेशों का आज़ादी दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, फ्रांसीसी समाज में दार्शनिक के विचारों का पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। कारण, आड़, पुस्तक एवं अखबार क्रांतिकारी गतिविधियों एवं सामाजिक कार्यों के विषय में जन जागरूकता का कार्य करती थी। दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए को सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16वां के द्वारा पुनः कर में वृद्धि के कारण की गई थी राजभवन के निर्माण के लिए, शाही सेना के वेतन में बढ़ोतरी के लिए, युद्ध में हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए, राज्य के खर्चा को पूरा करने के लिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा जो वीडियो अपलोड कर दिया गया। इसका सब्जेक्टिव है, फ्रांसीसी क्रांति का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए। थैंक यू। इस बैच को देखने के लिए आप लोग को नमस्कार। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद।